कुमार जी हो गए, यंगस्टर्स की बात करें तो राहुल गांधी हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, आपको क्या लगता है कि क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग इनफ हैं, वो इतने क्रेडिबल हैं कि उनको ट्रस्ट किया जा सकता है? जैसे कि विपक्ष जो भी है भारत का, वह कुछ विभिन्न पहलुओं पर ही अपनी रायों को रखता है। जब चुनाव आते हैं तो बरसाती मेहनत की तरह दिखाई तो देते हैं, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होते हैं तो जो भी इशू होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, वो कहीं छिप से जाते हैं। ये छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, जनता के बीच से अपना अलगाव कर लेते हैं, लेकिन जो ही चुनाव आते हैं त्यों ही ये दिखाई पड़ने लगते हैं। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष की एकजुटता की बात है, यह भी इतना मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास एक कोई अगुवा नहीं है, एक कोई आगंतुक नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको लीड कर सके। इसमें लीडर की कमी है। और जहाँ तक बात है कि इसमें बहुत सारे नामी गिरामी लीडर्स हैं, बहुत अनुभवी भी हैं, युवा भी हैं, तो समस्या यह है कि जो युवा हैं या जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं वह भी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन वह अपने एक व्यक्तिगत पक्ष को रख रहे हैं। वह संपूर्ण जो देश है उसके मुद्दे पर फोकस नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक चुनाव की बात है, वह विधानसभा चुनाव में अच्छे तो हैं, लेकिन जहाँ केंद्र सरकार की बात आती है, एकजुटता की बात आती है, वहीं ढेर हो जाते हैं। उदाहरण कर लीजिए, आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल को, ये विधानसभा चुनाव में तो एकदम बहुमत के साथ, दमखम के साथ आते हैं, लेकिन जहाँ लोकसभा चुनाव आते हैं तहाँ ये सुपड़ा साफ कर इनका सुपड़ा साफ हो जाता है। ऐसे ही विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो विधानसभा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोकसभा में उनके पास केंद्रीकृत एक सत्ता नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि जब हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो बीजेपी को उतना बहुमत नहीं मिल पाता है? जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2 बार ऐसा हो चुका है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, पर जब लोकसभा चुनाव होता है तो एक मत वोट जाता है भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को, पर वहीं लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है कि नेटिव होना या फिर उस तबके से जुड़ाव रखना जो हमारे वोट में सब पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि विधानसभा जो चुनाव होता है वह एक राज्य का चुनाव होता है, और राज्य में वह व्यक्ति ज़्यादा सुटेबल होता है राज्य के लिए जो वहाँ की समस्याओं से, वहाँ के लोगों से अवगत हो, उनकी जानकारी उसके पास हो। लेकिन जहाँ बात होती है केंद्र सरकार की और केंद्र को रिप्रेजेंट करने की, राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने की, वहाँ ऐसे लीडर्स की ज़रूरत पड़ती है जो संपूर्ण राष्ट्र से अवेयर हो। जैसे केजरीवाल की क्या है कि वह बहुत साल दिल्ली में गुजारे हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स में भाग लिए हैं और वहाँ के लोगों के दैनिक रोज़मर्रा के जीवन से परिचित हैं, इसलिए उनको फ़ायदा मिलता है। लेकिन केंद्र सरकार की जहाँ बात आती है तहाँ लोग मोदी गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसको ज़्यादा बेहतर मानते हैं। और दूसरा कारण है उसके लीडर्स। वही तुमने स्टार्ट नहीं किया कि जो देश का अपोजिशन है, जो विपक्ष है, क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना ट्रस्टवर्दी है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? और जो सत्ता है, ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता चली आ रही है, उनको दरकिनार करके हम इन अपोजिशन लीडर्स पे भरोसा करके इन्हें वोट दे सकते हैं आने वाले चुनाव में? अपना नाम बता दो पहले। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है और मैं यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हैं। और जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा कि क्या विपक्ष जो है इतना कैपेबल है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को चुनौती दे सकता है, तो इसमें बहुत सारे मेरे पक्ष हैं। और पहला पक्ष यह है कि ये जो सत्ताधारी पार्टी है यह केंद्र में अधिक सशक्त है, मजबूत है, इसके पास हर प्रकार के लीडर्स हैं। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो बहुत सारे राज्यों में, अधिकांश राज्यों में इसकी अच्छी खासी पकड़ है और जहाँ पर सीटें अधिक हैं वहाँ इसको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और जहाँ तक अन्य पार्टियाँ हैं, जैसे कांग्रेस हो गया या लालू जी की पार्टी हो गई या फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो गई, इनमें अभी भी एक अगुवा की और एक ऐसे लीडर की कमी है जो इनको रिप्रेजेंट कर सके, इनको आगे ले जा सके। विजनरी इंसान चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी चुनौती इन लोगों के लिए क्या है कि यह राज्यों में तो सशक्त हैं, लेकिन केंद्र के स्तर पर जब कोई मुद्दा होता है, बृहद मुद्दा होता है, तो उसमें ये लोग किनारा कस लेते हैं, केवल अपने राज्य की समस्याओं को रखते हैं, देश की समस्या को ये छोड़ देते हैं। दूसरी कमी हो गई। तीसरी कमी यह है कि ये लोग जो हैं अपने चुनाव के दरमियान दिखाई तो देते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तैसे दिखाई देना बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर ये पहले भी दिखाई देते हैं या उससे पहले कुछ काम करते हैं या जनता की समस्या को समझते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं, तो इनको फ़ायदा मिलता है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, राहुल गांधी द्वारा पद यात्रा की गई। पद यात्रा का फ़ायदा कर्नाटक के चुनाव में स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया गया। जहाँ से उनका पद यात्रा गुजरा वहाँ उनको ज़्यादा बहुमत, ज़्यादा सीटें अच्छी तौर पर मिली। इससे पहले भी अगर हम इतिहास को देखें तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, इमरजेंसी के बाद चली गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने दुर्गम इलाकों में
भारत का जो पूर्वी भारत है वहाँ पर उन्होंने यात्रा की, जिसके बाद उनकी बहुमत से फिर से जीत हुई। तो ऐसा देखा गया है कि चुनाव के अतिरिक्त भी यदि लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टियां जाती हैं जनता के बीच में, उनकी समस्या को सुनती हैं, तो उनको फ़ायदा दिखाई देता है। लेकिन विपक्ष के साथ चुनौती यही है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देता है, बाकी समय यह गायब रहता है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं पत्रकारिता विभाग का छात्र हूँ। अच्छा, ये बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी। बनारस। सर सवाल आपको पता है क्या? देखिए, दो बातें मैं यहाँ पे कहूँगा। इस देश में दो अभी तक बड़ी ग्रैंड अलायंस हुई है विपक्ष के तहत, 1977 में और 1989 में, सॉरी 1989 में। दोनों में जैसे चंद्रशेखर कहते हैं कि 77 का जो चुनाव था वो एक टॉर्चर हुआ है विपक्षी नेताओं पे, उसका चुनाव। जो 89 का चुनाव, वो चुनाव का जो अलायंस था वो मौका परस्ती का अलायंस। यहाँ पे जो अलायंस हो रही है, और इस जहाँ तक अभी मुझे खबर मिली है कि यूपीए को संयोजक नीतीश कुमार को घोषित किया गया। इसमें दो बातें साफ तौर पे देखी जाएगी कि ये ईडी और सीबीआई के खिलाफ वाली गठबंधन है, जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई के रेड पड़े हैं, जिनको सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा कोट अनकोट ये बात कही गई कि ज़बरदस्ती थोपी गई है, उनका अलायंस देखने को आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है कि आप अगर बात करें कि अलायंस कितनी मजबूत है, अभी 4-6 महीने चुनाव में टाइम है। दूसरा सवाल इसमें जो एजेंडा की बात है ना, नेशनल एजेंडा इसमें है ही नहीं। यहाँ सिर्फ ये है कि अगर हम गठबंधन कर लेंगे, जातिगत समीकरण बना, सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग कर लेंगे, तो हो सकता है कि हम चुनाव जीत जाएं। इन पे इनका ज़्यादा जोर है, इन कंपैरिजन के एजेंडा इनका क्या है। 17 दल इसमें मतलब बैठक आज किए हैं और उसमें एक भी एजेंडा नहीं तय हुआ, सिर्फ तय हुआ है कि संयोजक कौन है। मतलब आपका कहना है कि विजन की कमी है? विजन की कमी है और ये साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, मैं चूँकि बिहार से हूँ, एक बात मैं नीतीश कुमार के बारे में बोलना चाहूँगा। नीतीश कुमार कब तक हैं ये कोई नहीं जानता। अच्छा, आप बिहार से हैं तो एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो जैसे लालू प्रसाद यादव है, पहले नीतीश कुमार लालू प्रसाद एक दूसरे के खिलाफ थे, बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे के एंटी रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। अब एक दूसरे के साथ जब ये आ जाते हैं, इसका कैसा प्रभाव, ऐसा कैसी इमेज बनती है पब्लिक के माइंड में? देखिए, चूँकि ये अतीत में सहयोगी रहे, लालू जब पहली दफ़ा मुख्यमंत्री बने थे तो जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार का उसमें अहम योगदान रहा। लेकिन उसके बाद सबसे पहले लालू ने जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार को दरकिनार लगाया। ये पॉलिटिक्स है भाई, कुर्सी बचानी है तो हमको हर हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। गठबंधन होना टूटना ये सिर्फ मौके पे निर्भर करता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। मैं उस पर कोई बात नहीं कहना चाहूँगा कि वो अच्छा है बुरा है, क्योंकि अंततः समीकरण बैठ रहा है, सोशल इंजीनियरिंग उनकी काम कर रही है, वो पार्टी में जाएगी। अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं उसमें एक जो है कि नीतीश कुमार की छवि जो है वो 2005 से 15 तक के बीच काफ़ी अच्छा रहा, उनके नाम पे वोट पड़े हैं। लेकिन 15 के बाद से उनकी जो छवि है वो धूमिल हुई और इसका असर नेशनल पॉलिटिक्स में भी देखने को मिला। 2013 में की बात कर रहे, 2013 में यूपीए को लीड करने थर्ड फ्रंट पर आने की बात हुई थी, तो नीतीश का चर्चा काफ़ी जोर पे था। लेकिन इस बार नीतीश को महज बस ये एक आदमी है जिसके ऊपर अभी तक कोई बहुत एलिगेशन नहीं है, और अभी चूँकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी हैं, हिंदी भाषी भी हैं, हिंदी हार्टलैंड से आते हैं, बिहार से आते हैं, तो इनको संयोजक के तौर पर बनाया जा रहा है। तो विजन की कमी है। और दूसरा, हम जानते हैं कि भारत में जो चुनाव होता है वो सेंटिमेंट का चुनाव होता है। अगर सत्तारूढ़ पार्टी सेंटिमेंट जीत गई तो चुनाव जीतेगी, विपक्ष सेंटिमेंट जीत गई तो चुनाव जीतेगी। अभी 6-7 महीने बचे हुए हैं चुनाव में, सेंटिमेंट किधर लग रहा है, किधर बना हुआ है? मज़ा आएगा, किधर मज़ा आएगा।